हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है टर्म सिंबल को स्टार्ट करना। ठीक है, हम लोग टर्म सिंबल स्टार्ट करने जा रहे हैं, टर्म सिंबल, माइक्रोस्टेट। लेकिन इनको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि पहले आप एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानिए। ठीक है, तो उसके बाद आप जानिए कि क्वेंचिंग क्या चीज़ होती है, स्पिन कब का मतलब कब एंगुलर मोमेंटम काम करता है, कब स्पिन एंगुलर मोमेंटम काम करता है। तो आपको ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कब होता है और स्पिन का इन्वॉल्वमेंट कब होता है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। चलिए ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बात कि भाई ये देखिए, समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर दो तरह का मोशन है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए इस तरह का एक सेल हो, यहाँ न्यूक्लियस है और ये किसी एटम का सेल हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमते हैं। एक तो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कि ऑन आपको अपने क्या सेल में, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो अपने कहाँ घूमते हैं, वो अपने एक्सिस पे ही घूमते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरह से घूमता है। एक घूमता है वो पूरे इस तरह से गोल गोल ऐसे, बिल्कुल जैसे जो अर्थ होती है ना, वो सन के अराउंड इस तरह से गोल गोल घूमता है, जिससे कि आपको ईयर होता है 365.6 डेज का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 365.6 नहीं, 365.25 डेज़ का एक चक्कर होता है, जिसके कारण कि 25% जोड़ के 4 साल में एक लीप ईयर हो जाता है। खैर छोड़िए, ये हमारा मैटर नहीं है अभी। तो इलेक्ट्रॉन एक इस तरह से घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने सेल में घूमते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और इलेक्ट्रॉन जब अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है इस तरह से, अपने ही एक्सिस पर, ये इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है, देखिए एक तो ऐसे सेल में घूमा, इसको हमने बोला क्या, ऑर्बिटल मोशन। और एक जब वो अपने एक्सिस पे इस तरह गोल गोल घूमा तो क्या बोला गया उसको बोला गया स्पिन मोशन। ठीक है, तो एक हो गया ऑर्बिटल मोशन और एक हो गया स्पिन मोशन। अब होता क्या है कि इस मोशन के कारण एक मोमेंटम क्रिएट होता है। ठीक है, इस मोशन के कारण क्या होता है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये मोमेंटम क्या चीज़ होती है। पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये मोमेंटम क्या चीज़ है। तो मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। जब किसी मैसिव पार्टिकल को किसी वेलोसिटी के साथ किसी पे इम्पैक्ट करवाया जाता है तो उस इम्पैक्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग, उसको मोमेंटम कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए, किसी मास को किसी वेलोसिटी के साथ क्या करवाया जाए, किसी चीज़ से इम्पैक्ट करवाया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे मोमेंटम क्रिएट होता है। अब एक बात समझिए, सपोज कीजिए, ये मान लीजिए जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आप हों, ठीक है, ये आप हैं, और ये मान लीजिए कि जो है एक ट्रक है खड़ा, ठीक है, एक ट्रक खड़ा है और ट्रक रुका हुआ है, ट्रक का वेट है 10 टन। ठीक है, सनी देओल चला रहा है, लाहौर जा रहा है, ठीक है, और ये जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है फिलहाल। आप आराम से गए चलते चलते और जाके क्या किए कि इस ट्रक से टकरा गए, चलते फिरते इस ट्रक से टकरा गए। तो भाई क्या हुआ, तो आप बोलो सर कुछ नहीं हुआ सर, क्योंकि आपका मास जो था 10 टन लेकिन वेलोसिटी कितनी थी, 0। आपका मोमेंटम क्या हो गया था, 0। यानी आप जो टकराए उस ट्रक से, उससे आपका मोमेंटम सिर्फ आपकी वेलोसिटी का थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, इस केस में कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरा कि मान लीजिए कि ये जो ट्रक है, ये ट्रक मान लीजिए चल रहा हो, ट्रक की वेलोसिटी है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर पर आवर। मास तो वही है 10 टन। और मान लीजिए आप यहाँ पर जो है आप जा रहे हो और इस स्पीड में ये ट्रक मान लीजिए आपको आके क्या करता है, ठोकर मार देता है पीछे से। ठीक है, आपको पीछे से धक्का मार देता है ये ट्रक। तो अगर ये 10 की स्पीड में ट्रक आपको धक्का मारे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चोट लगेगी, घुटने छिलेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है, बहुत बड़ा डैमेज, सीवियर डैमेज नहीं होना है। ओके, अब सपोज दैट कि मान लीजिए जो सनी देओल है, इसकी जो सकीना है वो बिल्कुल उसे बुला रही है पाकिस्तान से, और बिल्कुल वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम बिल्कुल जो है ना, सनी देओल एकदम बिल्कुल फुल स्पीड में, कि ट्रक को वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रहा है। मास तो 10 टन है ही, ठीक है, और आप उसके सामने जो है ना बिल्कुल, मतलब वहाँ पर आप जो है क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, उसके सामने डिप्स लगा, डोले सोले बना रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इस स्पीड से आपसे टकराता है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 टन का ट्रक अगर आपसे टकराए तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि भाई पापड़ हो जाएगा आदमी। तो सारा खेल मोमेंटम का है। ठीक है, देखिए सारा खेल मोमेंटम का है। ये मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और ये मान लो आप हो, ठीक है, इस छोटे से बच्चे को आपने बहुत प्यार से इसके गाल पे एक थप्पड़ मारा, प्यार से एकदम ऐसे करके प्यार से थप्पड़ मारा, तो आपके हाथ का मास वही है,
लेकिन आपने वेलोसिटी हाथ की कम कर दी तो इस बच्चे के गाल पे जो चोट लगी वो चोट नहीं के बराबर लगी, मोमेंटम बहुत कम था। लेकिन ये मान लो कि ये कोई लड़का है जो मान लो किसी को छेड़ दिया, आपके किसी अपने बंदे बंदी को, ठीक है, और अब आप इसको मारने वाले हो, आप इसको यूं घुमा के इसको मारते हो अपने, मतलब समझो ना बात को, घुमा के मार रहे हो, तो आपके हाथ का मास वही है लेकिन इस बार आपके हाथ की वेलोसिटी बढ़ गई और क्या होता है, इस बेचारे बंदे या बंदी के गाल पे 5 हाथों मतलब 5 उंगली का निशान आ गया। तो ये सारा खेल मोमेंटम का है, ठीक है। एक छोटी सी पिन ठोकना है, सेम हथौड़ी से हम ठोकते हैं, और एक बड़ी कील ठोकनी हो उसी हथौड़ी से हम ठोक सकते हैं। फ़र्क होता है क्या क्या वेलोसिटी यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको एक बात समझ में आ गई कि मोमेंटम एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। अब समझिए बात को कि जब इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिटल में गोल गोल घूम रहा है तब भी वो एक फोर्स क्रिएट करेगा, और अगर वो गोल गोल घूम रहा है तभी तो वो एक फोर्स क्रिएट करेगा। सपोज दैट कि ये एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है ऑर्बिटल मोशन, इसके क्या ये एक फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है, देखिए तो क्या ये फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है, बिल्कुल क्रिएट कर रहा है। और अगर जब ये गोल गोल घूम रहा है, देखिए तो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या ये फोर्स क्रिएट नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अभी भी कर रहा है ये, ठीक है। ये गोल 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 घूम रहा है, देखिए ये गोल गोल घूमने से भी एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल मोशन से जो मोमेंटम क्रिएट होगा उसको हम लोग ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोमेंटम बोलेंगे, और स्पिन मोशन से जो क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोले, स्पिन मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी एक और बात है कि ये जब भी घूमता है तो भाई ये किसी सीधे डायरेक्शन में तो जाता नहीं, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता नहीं। ये देखिए ये जो मोमेंटम था ये सीधे डायरेक्शन में लगता था, एक ट्रक कभी गोल गोल ऐसे से घूमता है क्या, नहीं ना, ये तो सीधे जा रहा था इसलिए ये मोमेंटम था। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता, चाहे वो अपने ऑर्बिटल में घूमे, चाहे वो अपने अपने बाद चाहे वो सेल में घूमे, चाहे वो अपने एक्सिस पे घूमे, वो क्या होता है, गोल गोल घूमता। तो जहाँ गोल घूमेगा वहाँ एंगल की बात आएगी, इसलिए एक नया टर्म आ गया एंगुलर। तो अब आपके पास नए टर्म्स आ गए क्या, अब आपके पास नए टर्म्स आ गए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखिए बच्चे लोग मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें होती क्या है, इसलिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। आई थिंक कि मुझे जब मैंने अजय सर की क्लासेस की थी तो उन्होंने बताया भी नहीं था कि ये सब क्या होता है, काफ़ी हॉरर टाइप से बीता वो टाइम मेरा, खैर छोड़िए। तो कहने का मतलब ये है कि अब समझिए बात हो कि ये रहा आपका एक एटम का सेल, इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भैया इस इलेक्ट्रॉन का कोई मास है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी से क्या निकल के आया, मोमेंटम, ठीक है। चूंकि ये जो गोल गोल घूम रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। तो क्या हो गया, एक टर्म ऑर्बिटल जोड़ दो, और चूंकि यहाँ एक एंगल बना रहा है, देखिए ये सीधे नहीं जा रहा है, एक एंगल बना रहा है, ये देखिए यहाँ से एक एंगल बना रहा है थीटा। तो चूंकि एक एंगल बनाएगा इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा एंगुलर ऑर्बिटल मोशन, या क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोशन, या मोमेंटम, सॉरी मोशन नहीं मोमेंटम, ये मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम है, ऑर्बिटल में गोल गोल घूम रहा था, ऑर्बिटल टर्म आ गया, और चूंकि एक एंगल बना रहा है सीधे नहीं जा रहा, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह से बात अगर स्पिन की जाए, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूम रहा है अपनी जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इसके घूमने से भी एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, नहीं होगा क्रिएट, अरे भाई कहीं भी मास इंटू वेलोसिटी है, अरे भाई घूम रहा है उसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ तो होगा उसका वेलोसिटी घूमने का, और उसके अंदर मास है, तो मास को वेलोसिटी से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम क्रिएट होगा। तो वहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है तो स्पिन मोशन हो रहा है, और उसके घूमने से भी क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। देखिए अगर ये गोल गोल घूमता है तभी तो एक एंगल बनता है अपने सेंटर के साथ, एक एंगल नहीं बनेगा, देखिए तो एंगल बनाते जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चे लोग सबसे पहले तो हमने दो चीज़ें सीखी, नंबर 1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा कौन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखिए इस चीज़ को ज़िंदगी बड़ा भूलिएगा मत प्लीज़, बहुत काम की बात है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि होता है कि स्पिन मोशन सब समझा देते हैं, ऑर्बिटल मोशन सब समझा देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैंने पूछा भाई स्पिन मोशन क्या होता है, बोलता भैया ऐसे से घूमेगा स्पिन मोशन। मैंने बोला ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, तो ऐसे से घूमेगा तो ऑर्बिटल मोशन। लेकिन जब मैंने पूछा कि भाई अच्छा बताओ भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो उनको बोले ठीक है भाई, वो मुँह ताकने लगे। जब मैंने पूछा स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो उनको कुछ नहीं पता था। भैया मास इंटू वेलोसिटी के कारण एक मोमेंटम क्रिएट होता है, चूंकि एंगल बन गया तो एंगुलर हो गया, और स्पिन मोशन के कारण करेगा तो उसको बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और क्या होगा आपको, ऑर्बिटल के कारण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं।
अब सपोज कीजिए कि ये देखिए, ये एक आदमी खड़ा है, मैंने इसको एक खींच के एक थप्पड़ मारा, ये देखिए इसको मैंने एक थप्पड़ ऐसे मार दिया, तो यहाँ मैंने सिर्फ मोमेंटम यूज़ किया। देखिए मैंने यहाँ पर उसको मारने के लिए सिर्फ मोमेंटम यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं इसको घुमा के मारूँ, इसको ये ऐसे, ये देखो गोल घुमा के मारूँ, यहाँ से देखो ऐसे मार रहा हूँ मैं इसको, तो मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है और एक एंगल बना क्लियर हो रहा है। तो क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए एक एंगल बनाया मैंने, एंगुलर मोमेंटम। और चूंकि ये मूवमेंट हो रही है ऑर्बिटल के कारण, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर ये मूवमेंट होती है किसके कारण, स्पिन के कारण, ये देखिए अगर अपने स्पिन एक्सिस पे ही घूमता है ये स्पिन के कारण, तो क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में? चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म सीखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्वेंचिंग। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेंचिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। देखिए क्वेंचिंग डिसाइड करता है कि ऑर्बिटल मोशन होगा या स्पिन मोशन होगा, ठीक है। देखिए क्वेंचिंग क्या है, समझिए इस बात को, क्वेंचिंग क्या है। मान लीजिए कि जैसे कभी आपने क्रिकेट खेलते लोगों को देखा होगा, एक 22 गज की पिच होती है, ठीक है। इस 22 गज की पिच है, यहाँ पे विकेट बना हुआ है, यहाँ विकेट बना हुआ है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये आपको, ये विराट कोहली है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि रोहित शर्मा है, ठीक है। ये विराट कोहली है और ये रोहित शर्मा है, ठीक है। बैट पकड़ रखा है इन्होंने। तो अब मान लीजिए क्या हुआ कि जो है विराट कोहली ने बिल्कुल अपने घुटनों पे जाकर जो है एक शॉट लगाया, ये, लेकिन बाउंड्री दूर है, और ये विराट कोहली क्या हुआ, रन लेने के लिए दौड़ा। बहुत मज़े से ये रन दौड़ रहे हैं, ये लोग बहुत मज़े से रन दौड़ रहे हैं, रन दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जब ये रन दौड़ रहा था, तो जो पाकिस्तान का एक बॉलर है ना, ठीक है, मोहम्मद आमिर, वो क्या हुआ कि वो बीच में आ गया, मतलब वो सामने आ गया, ठीक है। और उसने क्या किया, कोहली को धक्का मार दिया, या कोहली उससे लड़ गई, मतलब उस दोनों भिड़ गए आपस में। तो अब इस बंदे ने, इस आमिर सोहेल ने या जो भी है, इस बंदे ने कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। समझ रहे बात को? एक्चुअल में क्वेंचिंग यही है, ठीक है। क्वेंचिंग यही है कि भाई एक एटम है, एक एटम है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल बड़े मज़े से घूम रहे हैं। आपको पता है कि भाई स्पिन मोशन भी होगा, ऑर्बिटल मोशन भी होगा, सभी तरह के मोशन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, क्लास 11 12 की बात मत करना कि सर आप इलेक्ट्रॉन बना के दिखाओ, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो खुद से। तो आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन सारे गोल गोल इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस तरह से गोल गोल घूम रहे हैं। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एंगुलर आपको जो है क्या, स्पिन मोशन भी कर रहे हैं। लेकिन अब बारी आई मॉलिक्यूल बनाने की। अब क्या बारी आई, अब बारी आई मॉलिक्यूल बनाने की, ठीक है। अब जैसे ही बारी मॉलिक्यूल बनाने की आई, तब यहाँ पर क्या हुआ कि ये एटम से तो काम चलेगा नहीं। अब क्या होगा कि अलग अलग एटम को एंट्री देनी होगी आपको। सपोज दैट CO2 बनाओ, NO2 बनाओ, SO2 बनाओ, CH4 बनाओ। कैसे बनाओगे, एक सेंट्रल एटम होगा, और उसके अलावा क्या करना होगा, बाकी अलग अलग एटम को भी वहाँ क्या करना होगा, एंट्री देना होगा। देखिए अलग अलग एटम को भी क्या करना होगा, एंट्री देना होगा। ये जब अलग अलग एटम इसके ऑर्बिटल में घुसते हैं, इसके सेल के अंदर घुसते हैं, तो इसके सेल को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये तो बेचारा अपना आराम से दौड़ ही रहा था, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गोल गोल घूम रहा था। लेकिन ये बाहर वाले एटम आके क्या कर दिए कि उसके कुछ बाहर के सेल्स को क्या कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए। उसके सेल को जाके सेल में इस तरह से पैक हो गए, उसके सेल में जाके घुस गए। अब जब उसके सेल में जैसे जाके घुस गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूम रहा था ऐसे, ये जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा था, इसको तो रुकना पड़ गया। अब ये तो गोल गोल घूमना रुक गया, तो ये जो गोल गोल घूमना रुक गया, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वेंचिंग, कि क्वेंच कर दिया, ठीक है। जो काम हो रहा था उसको अचानक से क्या कर, उसको बीच में स्टॉप कर दिया। वो आपको सिंघम मूवी याद है? वो सिंघम मूवी में जब जो गुंडा जो होता है वो सिंघम को बोलता है, सिंघम बियर पिएगा क्या, और वो बियर की बोतल फेंक के मारता है उसको, सिंघम को। उसके बाद वो सिंघम जो है वो बिल्कुल लाइट जो पोल होता है उसको उखाड़ के उस गुंडे के पीछे दौड़ता है, और वो गुंडा भाग रहा होता है। सिंघम अचानक से क्या करता है कि पता नहीं किस लाइट की स्पीड से उसके जीप के पास पहुंच जाता है, और अचानक से उसकी जीप के स्टीयरिंग में वो जो उसने लाइट का वो पोल था, उस लाइट के पोल को वो क्या करता है, उसके स्टीयरिंग में घुसा देता है। जैसे उसमें घुसेड़ता है तो क्या हो जाता है कि उसका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। अब उसका स्टीयरिंग घूमना ही रुक जाता है, जिसके कारण कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअल में क्वेंचिंग वो भी थी, ठीक है, वो क्वेंचिंग ही थी। और यही तो क्वेंचिंग है कि जो मूवमेंट, जो राउंड, जो गोल गोल घूम रहा था, उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या किया गया, तो बीच में कोई ऐसा एटम, बीच में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया, कुछ भी ऐसा डाला गया जिसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया, रोक दिया। दैट्स कॉल्ड क्वेंचिंग,
ठीक है। अब इस क्वेंचिंग से प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ऑर्बिटल मोशन था वो तो रुक गया, जो ऑर्बिटल मोशन जो गोल गोल घूम रहा था वो तो रुक गया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सबका रुक गया, अंदर वाले सेल का तो बचेगा, अंदर वाले सेल का नहीं रुकेगा, लेकिन बाहर वाले कुछ सेल का क्या करेगा, ये रुक जाएगा। देखिए बाहर वाले सेल का क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ये क्यों रुक जाएगा भाई, क्योंकि बाहर से एटम आ गया। अब वो एटम इसके सेल को क्या कर दिया है, इसके सेल को लॉक कर दिया है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमने दे ही नहीं रहा है, लेकिन स्पिन मोशन को थोड़ी रोक पाएगा, वो तो होगा ही। भैया मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो ठीक है, वो गोल गोल नहीं घूम पा रहा है, ठीक है, उसको गोल गोल नहीं घूम पा रहा है, लेकिन अपनी जगह पे तो अपने एक्सिस पे तो घूम ही रहा है ना। अब मान लो सपोज दैट ये ऐसे गोल गोल घूम रहा था, ठीक है, आप इसको आके से पकड़ लेते हो, तो भाई इसको पकड़ लोगे तो इसको गोल गोल घूमने से रोक सकते हो, इससे थोड़ी रोक सकते हो आप इसको। हाँ, आप इसको रोक सकते हो ऐसे, इसको अगर ऐसे करने से रोक सकते हो, तो आप इसको ऐसे करने से नहीं रोक सकते। तो बचवा लोग, इसका मतलब ये है कि आप एंगुलर मोमेंटम को तो रोक सकते हैं, ठीक है, आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रोक सकते हैं, लेकिन आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी समझा, हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी समझा, और अब उसके बाद हम लोगों ने क्वेंचिंग का कॉन्सेप्ट भी समझा कि क्वेंचिंग में भी क्या होती है, कि क्वेंचिंग को भी हमने यहाँ पर क्या किया, समझा यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपको एक टर्म याद होगा, म्यू, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू का फॉर्मूला याद है आपको, क्या था, रूट अंडर n+2 bm, याद है ना। म्यू इक्वल टू क्या था, रूट अंडर n+2 bm। म्यू क्या था यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट था, ठीक है। अरे भैया जो सीधी बात, वो गोल गोल घूमेगा तो वो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। खैर चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा। एक मैग्नेटिक मोमेंट था म्यू का फॉर्मूला, देखिए म्यू इक्वल टू रूट अंडर n+2। म्यू क्या था भाई, म्यू हो गया आपका कौन, मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये bm क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग बोर मैग्नेटॉन, जिसका यूनिट होता है जूल पर टेस्ला, ठीक है, इसका क्या यूनिट होता है, जूल पर टेस्ला होता है। और इसके अलावा ये क्या, बोर मैग्नेटॉन क्या मेजर करता है, तो ये एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मेजर करता है, एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म को मेजर करता है। अब आपको एक नई बात यहाँ पर आ गई कि सर ठीक है आपने बताया यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो सर दो बातें हैं सर, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। सर पूरी तरह से समझ नहीं आई आज तक ये बात हमको कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है और पैरामैग्नेटिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको कि आपको डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी है, फेरोमैग्नेटिज्म भी है, फेरीमैग्नेटिज्म भी है, मैं सबके बारे में बात करता हूँ। एक बार मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखिए चूँकि हम लोग टर्म सिंबल पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्टेट पढ़ने जा रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। CSI JEM से लेके IIT JEM, आपको CSI JRF से लेके आपको IIT JEM से लेके गेट तक का, आप इसको ऊपरी तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, फेल हो जाएंगे जब तक कि आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन मोशन क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या है, जब तक ये बात आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप इसको विन ओवर नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे लोग, ज़रूरी है कि आप मेरे साथ इन चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। तो अभी चले, हम लोगों ने 3 चीज़ें सीख ली। हम लोगों ने 3 क्या क्या चीज़ें सीखी, सबसे पहले हमने सीखा भाई कौन, आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और क्या सीखा हमने, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है वो भी समझा कि भाई मोमेंटम क्या है, एंगुलर क्यों लगता है। उसके बाद फिर हमने और क्या सीखा, हमने क्वेंचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। उसके बाद हम सीखने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है रूट अंडर n+2 bm। लेकिन अब यहाँ पर एक नई बात आ गई, यहाँ पर एक टर्म आ गया पैरामैग्नेटिज्म। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों को पहले सीखना होगा कि पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए बच्चे लोग, एक मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, रैंडम टाइप से एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं, वेक्टर B0 से दिखाते हैं। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर निकलती है, ठीक है, इससे क्या निकलती है, लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर निकलती है, ये इस तरह से। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी लाइन ऑफ फोर्सेज तो होंगी ही। हम एक सब्सटेंस को यहाँ पर रखते हैं, हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को हम यहाँ रखते हैं, हमें नहीं पता कि ये सब्सटेंस कैसा है। और जब हमने सब्सटेंस को यहाँ रखा था, हमने देखा कि यहाँ जो लाइन ऑफ फोर्सेज थी वो इसके बगल से होके पास करने लगी। और जब कोई किसी के बगल से होके पास करता है, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है।
और रिपेल करना मतलब उसको क्या करता है, उसको दूर भेजता है। देखिए पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए आपका, स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद किसी सब्सटेंस को वो वीकली रिपेल करता है, ये भी नहीं है कि बहुत स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है, वीकली रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब कि वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक है। क्या है वो सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस आपका डायमैग्नेटिक है। अगर ये मैग्नेटिक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को, ये मान लो कोई सब्सटेंस है एस, मैटर एम, कुछ भी है, इसको ये क्या कर रहा है, वीकली रिपेल कर रहा है, स्ट्रांगली रिपेल नहीं करेगा, वीकली रिपेल करेगा, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ये सब्सटेंस कहलाएगा डायमैग्नेटिक। अच्छा बच्चे लोग एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने ये देखा है, जब गांव में कभी आपने बाढ़ आती हुई देखी होगी बचपन में, तो ऐसे पेड़ों के बगल से जब पानी पास करता है, ऐसे पानी पास होता है तो पेड़ों को धकेलते जाता है वो पानी, और अगर पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो तो पेड़ों को उखाड़ देगा वो पानी, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट भी वही है, उसके बगल से पास करता है, उसके अंदर नहीं जाता है। तो जब उसके बगल से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको धक्का मारेगा, तो दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक, और ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिज्म। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं आपको, लॉजिक बताऊंगा पूरा, चिंता मत कीजिए आप। अब मान लीजिए कि एक और मैग्नेटिक फील्ड फिर से ले लो, और फिर कोई सब्सटेंस यहाँ रखो। इस बार आपने क्या देखा कि इस बार अगर सब्सटेंस आप यहाँ रख रहे हो और ये सब्सटेंस ऐसे रखो आपने कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास करने लगी, इसके बाहर से नहीं, एक सेंटर बना के इसके अंदर से पास करने लगी। तो जब इसके सेंटर से पास करने लगी तो वो क्या हो गया, फिर ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ये सब्सटेंस कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन बच्चे लोग शर्त वही है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए और ये अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ये जो रिपल्सन है, ये देखिए ये भी वीक है तो डायमैग्नेटिक हुआ, ये अट्रैक्शन है ये भी वीक है तो क्या हो गया, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए, एकदम खतरनाक वाला कि सब इसके अंदर से पास करना चाहे, एकदम ये स्ट्रांग अट्रैक्शन अगर हो जाए, तो ये अब पैरामैग्नेटिक नहीं, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक। क्या कहलाएगा अब ये कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक। तो मेरी बात को समझिए, ठीक है, हमारे काम की चीज़ है। डायमैग्नेटिक जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वीक रिपल्सन कर रहा है, पैरामैग्नेटिक जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वीक रिपल्सन कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग अट्रैक्शन कर रहा है। देखिए ये अट्रैक्शन है लेकिन वीक है, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रांग अट्रैक्शन है। तो स्ट्रांग अट्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस बात को समझिए कि कोई कंपाउंड डायमैग्नेटिक क्यों होता है, कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। देखिए बच्चे लोग, अगर किसी के पास आपको पता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, स्पिन मोशन होता है। अब अगर स्पिन मोशन होगा तो उसके कारण क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जरा गौर से देखें, मेरी इसको देख रहे हैं आपने, क्लास 11-12 में पढ़ा होगा थंब इम्प्रेशन रूल। ये देखें मेरा हाथ है, मैं उंगलियों को ऐसे घुमाता हूँ, ये देखिए, और मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ है, देखिए ये कौन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये जो मोशन है ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं, याद कीजिए क्लास 11-12 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो कहाँ बना, वो फील्ड ऊपर की तरफ बन रहा है। और अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो मेरा देखिए अंगूठा कहाँ, देखिए अंगूठा कहाँ है इस बार, देखिए अंगूठा कहाँ है, अंगूठा इस बार मेरा नीचे की तरफ है। तो बच्चे लोग, हमारा ये थंब इम्प्रेशन रूल है, ये हमारा राइट हैंड है, हमने अगर इसको ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा फील्ड कहाँ बना, ऊपर की तरफ गया। और अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमारा थंब कहाँ जाएगा, हमारा थंब नहीं, अब बोले नहीं सर ऐसे घुमाइए सर, भाई हम इंसान हैं और वैसे भी थंब इम्प्रेशन रूल की इज्जत रखो भाई, ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको, ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज, तो आपका जो फील्ड बना वो कहाँ बना, नीचे बना। तो भाई मेरे कि, और फील्ड भी तो एक वेक्टर है, फील्ड क्या है, वेक्टर है। अब आप जैसे बनाते हैं इस तरह से तो फील्ड आपका ऊपर बनता है, लेकिन उसी के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाए जो नीचे की तरफ गोल गोल घूम रहा हो तो उसका क्या हो जाएगा, फील्ड नीचे की तरफ बनेगा, और ये दोनों फील्ड क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब कि अगर आप किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये देखिए अभी ये पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कहला जाएगा डायमैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक फील्ड ऊपर की तरफ बन रहा है, एक फील्ड नीचे की तरफ बन रहा है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया, जीरो।
ठीक है, फील्ड क्या बन रहा है, टोटल ओवरऑल फील्ड 0 बन रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये देखिए देखिए, ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, चलो मान लो इसको हम पेयर कर दी, इसको नहीं किए, इसको पेयर कर दी, कम से कम इसको तो मत करो। तो जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में, वो कैंसल आउट नहीं हो रहा है। और अगर वो कैंसल आउट नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक कब होगा, जब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, आपको पता है ना कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो पांचों इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ हो गया, ये देखिए एक साइड हो गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या कहलाएगा फिर, ये कहलाएगा फिर फेरोमैग्नेटिक। एक बात समझ लीजिए, देखिए डायमैग्नेटिक एक अलग चीज़ है। पैरामैग्नेटिक होने के लिए जरूरी नहीं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेयर्ड हो गया किसी के पास, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड हो गया तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन जब उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके वो क्या होगा, तब जाके वो फेरोमैग्नेटिक होगा। अब बोलिएगा सर इस बात का थोड़ा सा रेलेवेंस बताइए ना आप। हम बोले ठीक है, समझिए बात को। आपको दुनिया की हर एक चीज़ या तो डायमैग्नेटिक या तो पैरामैग्नेटिक है। मोस्ट ऑफ द जितने मेटल है सब में थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। एक चुंबक लीजिए, चुंबक के पास में सोडियम लाइए, एल्यूमिनियम लाइए, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आपको लेके आइए। क्या वो उतनी तेज़ी से चिपकेंगे? आप बोलोगे नहीं सर चिपकेंगे तो, लेकिन उतना स्ट्रांग वाला अट्रैक्शन नहीं होगा। हम लेके आएंगे, एक लोहे का टुकड़ा लेके आइए, कोबाल्ट का टुकड़ा लेके आइए, सर कोबाल्ट का तो खैर नहीं, कोबाल्ट नहीं सॉरी, लोहे का टुकड़ा आप लेके आइए, और तो आपको देखना ऐसे चिपक जाएगा, यूँ पटाख से चिपक जाएगा। तो लोहे में क्या हो गया ना कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लो हेमेटाइट। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि D5। अगर D5 है तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड है, और 5 अनपेयर्ड है तो ये एकदम हाईली पैरामैग्नेटिक है, दैट मीन फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन अदर एलिमेंट जो उसमें 1 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, किसी में 3 अनपेयर्ड है, तो 2-3 अनपेयर्ड में वो उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। देखिए रिपल्सन होगा तो डायमैग्नेटिक, वीक रिपल्सन, वीक अट्रैक्शन होगा तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। जो लोहा होता है, जो आयरन +3 वगैरह में जो भी आयरन +3 है, तो वो किस नेचर का है, तो वो आपको फेरोमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, वो क्या हो गया आपको, फेरोमैग्नेटिक नेचर का, तभी तो वो इतना स्ट्रांगली आके क्या कर जाता है, चिपक जाता है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो पैरामैग्नेटिक है। चलिए, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ठीक है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी अब निकालना ज़रूरी है। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, तो √n+2 bm, यही है ना मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, बोर्ड मैग्नेटॉन। तो चलिए हम बात करते हैं कि भाई अगर ठीक है, ज़रा एक बार पहले टेस्ट मार लीजिए अपना खुद का। ये है हमारा D5, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, बोलिए 5। ये हमारा D7, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, 3। ये हमारा D3, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, 3। ये हमारा D6, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, 4। ये हो गया हमारा D9, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, 1। ये हो गया हमारा D2, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं सर, 2। क्या मजाक कर रहे हो सर, चलो ठीक है मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम ले लेते हैं D1 एंड D9। आपको पता है कि D1 में हमारे पास कितना अनपेयर्ड होगा, 1, और D9 में कितना अनपेयर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इन सब के पास देखो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। तो म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √n+2 bm। n का वैल्यू 1 रखो तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, √1 1+2 यानी √3 निकला। √3 का वैल्यू होता है 1.73 bm। ठीक है, चलो ले लो D2 एंड D8, D2 एंड D8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो D2 लो या D8 लो, इन सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, √n+2 bm। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो चुका है 2, तो 2+2 bm। 2+2 कितने हो गए भाई आपको, 2 2 4, √8, जिसका वैल्यू होता है 2.84 bm। क्या वैल्यू होता है, 2.84 bm। तो आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, 2.84 bm। D3 एंड D8 में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। D3 देखिए या D8, 1 2 3 4 5
6 7 और ये 8, तो D3 D8 है, तो n का वैल्यू क्या हो गया 3, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया देखिए तो n+2 bm, तो √3 3+2 तो कितने हो गए √15, तो √15 का मतलब क्या हो गया 3.87 bm। तो अनपेयर्ड टर्न अगर 3 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है हमारा 3.87 bm होता है। ठीक है, चलिए D4 एंड D6 देखिए, D4 एंड D6 1 2 3 4, D4 एंड D6 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए इसमें भी कितने अनपेयर्ड 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड हैं, तो n कितने हो गए 4 हो गए। अगर n 4 हो गए तो कितना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट √4 4+2 bm, तो 4 2 6 6 4 24 √24 24 का मतलब हो गया आपको 4.9 bm। अब चलिए D5 एंड चलिए D5 में क्या एंड क्यों, D5 तो D5 है अकेले, तो D5 तो अकेले होगा भाई लो। अब ये D5 रहा, D5 के लिए n कितना हो गया 5 हो गया, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया √n+2 bm, तो 5 bm, तो क्या हो गया 7 √35 का मतलब क्या हो गया आपको 5.92 bm। ये देखिए कितना हो गया 5.92 bm हो गया। तो भाई आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर ना क्या इतना याद रखना होगा, नहीं याद नहीं रखना होगा। पहले एक बार गौर से देखिए D1 एंड D9 दोनों में अनपेयर्ड टर्न 1 आते हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1.73 bm। D2 एंड D8 है, इस सब में 2 अनपेयर्ड है, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आ गया 2.84 bm। D3 एंड D8 है, ठीक है, इसके लिए देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया 3.87 bm आ गया। D4 एंड D6 है, इसके लिए क्या हो गया वैल्यू देखिए तो 4.9 bm आ गया। D5 है, इसके लिए क्या वैल्यू आ गया 5.92 bm आ गया। तो बच्चे लोग इस तरह से इसको समझना होगा, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा हो सर क्या इसको याद रखना होगा, मतलब नहीं याद नहीं रखना होगा, चिंता मत कीजिए। देखिए अनपेयर्ड टर्न 1 के लिए क्या निकला है म्यू का वैल्यू, तो 1.73 bm। n=2 के लिए क्या आ गया है 2.84 bm। अनपेयर्ड टर्न 3 के लिए क्या आ गया तो 3.87 bm। अनपेयर्ड टर्न 4 के लिए क्या आ गया 4.9 bm। अनपेयर्ड टर्न 5 के लिए क्या आ गया 5.92 bm। जैसे कि जरा याद करने का तरीका देखिए तो अनपेयर्ड टर्न 1 है तो ये भी 1, 2 है ये भी 2, 3 है तो देखिए 3.87, 4 है 4.9, 5 है तो 5.92, है ना। आप समझ रहे बात को कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया 1.73, 2 है तो 2.84, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.92। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें ये सारे क्वेंचिंग वाले एग्जाम्पल हैं, ये ऑल विथ क्वेंचिंग। जनरली आपको ये आता है, ठीक है, जूनियर लेवल पे, हायर लेवल पे नहीं, ठीक है। ये सभी क्वेंचिंग वाले एग्जाम्पल, और अगर क्वेंचिंग है तो ये सभी ऑल आर ड्यू टू ओनली क्या स्पिन मोशन। यहाँ ऑर्बिटल मोशन नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, इन सभी में स्पिन मोशन है, ऑर्बिटल मोशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्बिटल मोशन आएगा तो ये म्यू का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर स्पिन मोशन मतलब ऑर्बिटल मोशन की भी बात आ जाए तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई किसी के पास अगर अनपेयर्ड टर्न 3 होंगे तो ऑब्वियस सी बात का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा 3.84 के आसपास ही आएगा, ठीक है। 3 जरूर आएगा, 4 है तो 4 जरूर आएगा, 5 है तो यहाँ 5 जरूर आएगा, 6 नहीं ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू आएगा। तो चलिए अभी हम लोग बात की सिर्फ स्पिन मोशन के बारे में, ऑर्बिटल मोशन की बात अभी हमने नहीं की है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखे, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग शुरू से, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की भाई एंगुलर मोमेंटम की, पहले मोमेंटम की बात की। ये देखिए सनी देओल वाला एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि देखिए भाई आप छोटे बच्चे को भी थप्पड़ मारते हो, प्यार से मारते हो, और अपने दुश्मन को भी थप्पड़ मारते हो, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, ये मोमेंटम का फ़र्क है सारा। आपने यहाँ से मोमेंटम को समझा। अब मैंने आपको सिखाया कि भाई एक तो गोल गोल घूमेगा तो क्या कहलाएगा ऑर्बिटल मोशन, और एक अपनी जगह पे घूमेगा तो क्या कहलाएगा स्पिन मोशन। अब जब गोल गोल घूमेगा वो
तो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मोमेंटम बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर क्यों, क्योंकि एंगल बना रहा है, ये सीधे नहीं जा रहा है, एक एंगल बना रहा है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और चूंकि यहाँ गोल गोल घूम रहा है तो क्या हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, हमने सिखाई आपको एक नया टर्म क्वेंचिंग की। क्वेंचिंग क्या होता है कि भाई अगर इस तरह से ऑर्बिटल मतलब एटम का ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बाहर वाले एटम आके घुस जाए उसमें तो क्या हो जाएगा, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको गोल गोल घूमने नहीं देंगे, तो वहाँ पर जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, क्वेंचिंग आएगा। इस क्वेंचिंग के कारण प्रॉब्लम क्या आई, तो स्पिन मोशन होगा, सिर्फ ऑर्बिटल मोशन रुक जाएगा। चलिए अब यहाँ एक नया टर्म सीखा हमने, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, हमने अभी मैग्नेटिक मोमेंट पर डिस्कशन बाकी है, टेंशन मत ले। मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको नहीं बताया, चिंता मत कीजिए आप, सॉरी। तो हमारे पास क्या है कि म्यूजिकल टू रूट नोट n+2bm है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला, हमने आपको बताया कि भाई डायमैग्नेटिक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस से वो क्या कर रहा है, वीकली रिपेल कर रहा है उसको। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये वीकली रिपल्सन हुआ, तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर यही अट्रैक्शन हो लेकिन वीक अट्रैक्शन हो तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो, ठीक है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक। अब इसके फंडे को समझिए कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए भाई अनपेल्ड टोन इस तरह से हैं ऊपर की तरफ, देखिए ना, थंब इम्प्रेशन रूल। ये इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ हो गया तो क्या हो गया, थंब इम्प्रेशन रूल। तो ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अगर वो कैंसिल हो जाएगा तो एक भी अनपेल्ड टोन नहीं बचा, जिसके कारण कि उसमें किसी तरह का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, तो ये क्या कहलाया, डायमैग्नेटिक कहलाया। लेकिन अगर उसी में अगर अनपेल्ड टोन बच जाए, चाहे एक भी क्यों ना बचे, चाहे 4-5 ही कितने 8, 9, 10 तक, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, अगर अनपेल्ड टोन बच गया तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर पांचों के पांचों अनपेल्ड टोन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक। अब चलिए यहाँ से हमने सीखा कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कैसे निकालना। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने बताया कि भाई फॉर्मूला म्यूजिकल टू रूट अंडर n+2bm। n क्या अनपेल्ड टोन है और ये bm क्या है, बोर्ड मैग्नेटॉन, वो सब मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, अब हमने देखा D1 D9 के लिए ऐसे निकाले, D2 D8 के लिए, फिर D3 D7 के D3 D7 के लिए ये, ठीक है, D3 D7 के लिए। और कौन सिखाया भाई, D4 D6 के लिए, फिर D5 के लिए। इन सब के लिए मैंने वैल्यू निकाल के बताया और फिर फाइनली बताया कि देखिए इसको एक झटके में याद कीजिए। 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.84, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.92 bm। और ये क्या हो गया, और ये सभी सिर्फ किसके कारण, स्पिन मोशन के कारण। अभी ऑर्बिटल मोशन की एंट्री नहीं हुई है। ऑर्बिटल मोशन की एंट्री कब होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग बने रहिए, अगला वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कमेंट कीजिए, आप बताइए मुझे कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड होकर आप जो है उसमें सारे जो अपडेट होते हैं वीडियोज़ के, इसके अलावा आपको सारे नोट्स असाइनमेंट वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसके फॉर्मूला पे चलेंगे, स्पिन मोशन के, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, हम लोग एलएस कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्ट्रिट के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए, ये टोटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।